एक क्वेश्चन दूंगा, 3 मिनट होंगे, आपको सॉल्व करना है 3 मिनट के अंदर यूजिंग KVL KCL. You cannot use nodal, you cannot use math, you cannot use any other method. ठीक है, क्वेश्चन लिखो, 3 मिनट होगा, 3 मिनट के अंदर सॉल्व करके देना, लिखना स्टार्ट करो. Two cells of EMF. Two cells of EMF. 1.5 volt and 2 volt. Two cells of EMF. 1.5 volt and 2 volt. Having respective internal resistances of of 1 ohm and 2 ohm. Are connected in parallel. So as to send the current in the same direction. So as to send the current in same direction. Through external resistance of 5. Find the current through external resistance. External resistance of 5. Find the current through external resistance. स्टार्ट कर सॉल्व करना, 3 मिनट है. जिसका सॉल्व हो गया हाथ ऊपर करना, आई विल चेक डाउन.
कॉमन फैक्टर्स को फिट करना नहीं नीचे का सर्कल आप लोग भूल गए हो शायद मैंने बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से लेके कुछ भी यूज नहीं कर सकते यू कैन ओनली यूज केवीएल टेस्ट तो आई थिंक ओनली वन मेथड इज केवीएल केसीएल नो अदर मेथड इज हाँ मतलब ये करा भी है मेथड केवी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बट आंसर गलत है मतलब उसमें भी कुछ लोग के मारा नहीं जिसने केवीएल केसीएल से नहीं किया वो ट्राई करो कल तूने बेटा ये लिखा बस दिन पहले वाला नहीं लिखा तो इसका आंसर हो जाए तो बता देना नहीं गलत इतना इजीली कैसे सॉल्व इक्वेशन बनेगा प्रॉपर बन गया आया फाइव ओम के अक्रॉस कितना करंट आएगा हाँ वो थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता हो गया वही 5 ओम के अक्रॉस कितना करंट आएगा जो सर्कल का है वो हाँ ठीक है ये लिख लो
दिखा नहीं है, नहीं देखो हाँ देखो नहीं गलत है, प्रश्न में आंसर दी नहीं गलत है। ये जो एक्सप्लेन किया है तुम्हें उसको सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है तो ये सर्किट कैसे बनी नहीं एक बार क्वेश्चन पढ़ वापस नहीं गलत तो यस सही है। और कोई ये साइड पे है चेक करने वाला? आंसर आंसर इसका रिमोट है क्या? पांच छह बच्चों से सॉल्व हुआ है, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स का क्वेश्चन है और हम बोल रहे हैं हम जेईई एडवांस वाले बच्चे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो घर पे? इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एक सिंपल सर्किट का क्वेश्चन दिया है, क्यों सॉल्व नहीं हो सकता आप लोग? ये सर्किट बननी चाहिए पहले तो, फर्स्ट तो ये सर्किट ही बनना चाहिए। क्या बोल रहा है? दो सेल है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, इसलिए ऐसी पोलैरिटी आनी चाहिए और वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो पहले तो सर्किट ये बनना चाहिए, उसके बाद आई थिंक ये 1.5 वोल्ट दिया है और जो दूसरा दिया है वो 2 वोल्ट दिया है और 1 ohm and 2 ohm. I think this is 2 volt, this is 1 ohm, this is 2 ohm और ये आपका 5 ohm होगा। मैंने बोला केवीएल केसीएल से सॉल्व करना है तो वैसे ही करना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो यू कैन यूज E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1/, वो तो कर ही लोगे, पर उसके बाद भी गलत आंसर क्यों दे रहे हो वो मुझे नहीं समझ आया। उसके बाद तो सही आंसर आना चाहिए था। आंसर है इसके अक्रॉस पूछा है तो आंसर 5/17 है, तो आंसर इज 5/17। पर अगर केवीएल केसीएल से सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे? तो नेमिंग करना पड़ेगा इसको। तो नेमिंग करोगे तो मान लो कि इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, अब ऐसा बनाओ ताकि रहे ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे लिखो। अब तुम्हें यहाँ से किसी एक को सोर्स मानना है या दो को सोर्स मानना है? बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया, यहाँ से करंट लिया I1 लिया, यहाँ से करंट लिया I2 लिया, दोनों को S पे ऐड किया, यहाँ से क्या लिखा I1 प्लस I2 और फिर इक्वेशन के नाम लिखे और सॉल्व करा। दो इक्वेशन बनने चाहिए, आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है और आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, किसी को सोर्स माना, इसको I मानो, ऊपर से जाएगा कुछ वैल्यू, नीचे से जाएगा कुछ वैल्यू। यहाँ से अज्यूम करो I1,
यहाँ से अज्यूम करो I माइनस I1। क्यों ऐसा करना अच्छा? क्योंकि अगर आप I लोगे, यहाँ से I1 लोगे, यहाँ से क्या लोगे? I माइनस I1, दो इक्वेशन बनेंगे। पर तुम्हारा है मुझे फाई ओम का करंट चाहिए, है ना? तो टेक्निकली I1 ही चाहिए, तो सिर्फ I1 फाइंड करो, I को एलिमिनेट करो, आंसर डायरेक्ट आएगा। उसमें करोगे तो I1 I2 दोनों निकाल के फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा स्मार्टनेस यूज करो, ऐसा भी कर सकते हो। कोई भी मेथड लगाओ, आंसर 5/100 आना चाहिए, दैट्स इट। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये आना चाहिए? बिकॉज बोर्ड में यही मेथड से करना पड़ेगा, इसके 3 मार्क्स होंगे। आ चुका है बोर्ड में ये क्वेश्चन, पीवाई के बोर्ड का। और केवीएल केसीएल तो बेसिक्स है, वो तो आने ही चाहिए। फिर भले आपको नोडल आता है, मैश आता है, दैट्स सेकंड है, बट ये क्यों नहीं आ रहा वो नहीं समझ में आ रहा। तो अब पहले तो ये देखो कहाँ पे गलत गया। सर्किट डायग्राम सबका सही था, फिर कहाँ गलत है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। चलो हाँ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो पहले बताया था वैसा लिया था मेरे कैलकुलेशन में। हाँ, ज्यादा करके मैक्सिमम बच्चे इसके बाद जो कैलकुलेशन करते हैं, जो दो इक्वेशन बनते हैं, उसी में गलती होती है। तो मैंने पहले भी बोला था आप लोग ये होगा। जयपुर का तो कल टेस्ट है मेरा, आप लोग का भी मुझे लेना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। रिवाइज करो, बिकॉज बेसिक्स है हमारे, ये इसमें ही हम अभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलो अभी 5/17 आंसर है, घर पे ट्राई करना। आई थिंक नेक्स्ट वीक में अगर लेक्चर मिलता है मुझे, इन केस, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 2 ही लेक्चर है, तो मंडे को आपका तो है एग्जाम, और ट्यूसडे को मे बी अगर लेक्चर मिला तो आई विल टेक अ टेस्ट एज अब तो वैकेशन के बाद। अभी इस पे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, है ना? अभी लेट्स डिस्कस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, दो बल्ब को हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और साथ में एक वोल्टेज लगा। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इसका कुछ नाम था PO1 और VO। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PO1? फर्स्ट बल्ब का रेटेड पावर। अच्छा, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VO? मीनिंग क्या होता है रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज का? पावर कंज्यूम करेगा, मतलब उसमें पावर लगेगा, उतना पावर लगेगा, उतना पावर नुकसान कर। द करेक्ट मीनिंग इज यस। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि अगर ये 110 वोल्ट 40 वॉट अगर ये लिखा है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना विथस्टैंड कर सकता है 110, और मैक्सिमम पावर कितना ले सकता है 40 वॉट। इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सो बल्ब आपका फ्यूज होगा। आज क्वेश्चन करने चाहिए। नेक्स्ट सेम इसमें भी है, क्योंकि ये पैरेलल में है तो यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया है, तो तुम्हें पता है जितना वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करूंगा ये दोनों पे मिलेगा। बस एक चीज मुझे क्या मेक श्योर करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए मेरा ये भी कभी VO से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डायरेक्ट फ्यूज होगा, समझा? तो माय V ऑलवेज शुड बी लेस देन क्या? VO। सीरीज में वो दिक्कत नहीं थी, अगर आपको याद होगा तो। अगर मैं यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक दूसरा बल्ब लगाया और यहाँ पे मैंने V लगाया, ये भी VO है, ये भी VO है, ये भी है, पॉसिबल है V आपका VO से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर हाँ, ध्यान ये रखना है अगर डिस्ट्रीब्यूट हो भी तो भी इंडिविजुअल की वैल्यू इस VO से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमने अज्यूम किया है कि इसका रेटेड वोल्ट पावर इज ग्रेटर देन इसका रेटेड पावर, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फाइंड करने का तरीका दिया था, सबको याद है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब? द फार्मूला वाज V² by P। आई थिंक ये फार्मूला होना चाहिए। और इसमें जो V² होता है वो VO होता है और ये होता है वो V0 होता है। इससे रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहाँ से एक चीज समझ में ये आती है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। सो अगर PO1 इज ग्रेटर देन PO2, इसका मतलब क्या होगा? R1 इज लेस देन R2। P1 अब यहाँ से जो स्टार्ट किया है ये है तुम्हारा पावर
कंजम्पशन बाय बल्ब। बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, V² बाय R। हर चीज को अच्छे से समझना। मैंने यहाँ पे VO² नहीं लिखा है, क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, वही वोल्टेज इसको मिलने वाला है, तो यही वोल्टेज मुझे लेना पड़ेगा। और V² के डिवाइड में क्या करूंगा मैं, R1। R1 किसका होगा, इस बल्ब का, और वो कैसे फाइंड करूंगा, इस फॉर्मूला से। कुछ समझ में आ रहा है? सिमिलरली P2 क्या आएगा तुम्हारे पास, V² बाय R2, पर क्योंकि दोनों में V कॉमन है एंड मुझे पता है R1 इज लेस देन R2, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। इससे क्या समझा, इसे समझा कि ये इससे ज्यादा है, और वो इन दोनों को देख के भी मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो मैंने बोला कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा, पावर कंज्यूम बाय बल्ब। आई थिंक ये स्टेटमेंट तो लास्ट टाइम भी लिखा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R ऑफ बल्ब, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P रेटेड। लास्ट टाइम पे यहाँ पे एक उल्टा चीज था, ये उल्टा था, ऊपर क्या लिखा था, R बल्ब, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, P रेटेड। तो यहाँ से क्या लिखा, बल्ब ऑफ क्या, ग्रेटर वोल्टेज विल शाइन। इसका मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 40 है, तो 80 वाला बल्ब ज्यादा शाइन करेगा कंपेयर टू व्हाट, 40। इमेजिन करो 3 सीरीज में है, और उस 3 सीरीज में, चलो ऐसा क्वेश्चन आ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जेई में, 2 बल्ब यहाँ पे लगा है, 2 बल्ब बैलेंस में लगा है, पॉसिबल है, और यहाँ पे सबके अलग अलग वैल्यू चल रहे हैं, हो सकता है। मान लो 40 दिया, 80 दिया, 40 दिया, 80 दिया, क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन क्रिएट होगा यहाँ पे, मतलब कितने बल्ब है अब आपके पास, 1 2 3 4, आया ना। तुम्हें क्या लग रहा है, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, 40 वाले थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो एज पर द फंडा 40 वाले के ज्यादा, अगर इन दोनों को देखूं तो इस वाले के ज्यादा होगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बोलता हूँ, जब मैंने पी टोटल का फॉर्मूला लगाया तो पी टोटल का फॉर्मूला ये था, V² बाय क्या, R1 प्लस क्या लिखा, V² बाय R2, क्या सही है। R1 R2 की जगह पे ये फॉर्मूला मैंने सप्लाई कर दिया, आई होप ये भी समझा होगा। या तो मेरा अगर मैं बोलता हूँ V इज इक्वल टू V0, V को मैंने किसके इक्वल बोल दिया, V0, तो P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, तब जब बल्ब किस में चल रहे हैं, और P टोटल क्या हो जाएगा, P1 P2 अपॉन जब बल्ब किस में चल रहे हैं, ये तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ जब मेरे पास ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सब क्या चल रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन जेई में आता है जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बल्ब का पावर रेटिंग लिखे और वोल्टेज ना लिखे, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा जो भी वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा वो ही उसका वोल्टेज रेटिंग होगा या रेटेड वोल्टेज। कुछ समझा? उस केस में कहना है अप्लाई दिस फॉर्मूला, अरे हाँ है ना, इफ आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला देन लॉजिकली बोलो 40 और 80 का जो पावर आएगा क्या वो 120 होगा। अब बताओ 40 80 120 में से किसमें सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होनी चाहिए, 40 में ना, आंसर 40 है, तो आंसर क्या है 40। दूसरा लॉजिक, यहां से जब करंट निकलेगा, इफ यू सी दिस एज अ बल्ब तब दिक्कत है, बट इफ यू सी एज अ करंट देन इश्यू नहीं, बहुत इजी होगा। तुम ऐसा सोचो कि यहाँ पे 3 1 2 3 4 कितने रेजिस्टेंस अवेलेबल है, 4, और तुम्हें हर एक का पावर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, और पावर होता है I²R, होता है नहीं होता। अगर मैं ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करूं कि मैं चेक करूं करंट किसमें सबसे ज्यादा है, तो दिक्कत नहीं होगा। क्या मैं एग्री करूंगा यहाँ से जो करंट आएगा I वो पूरा का पूरा I इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, पर यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो करंट तो वहां कम ही होने वाला है। और 40 और 80 में से 40 का रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, 40 या 80 में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, देखिए R is VO² by TO, अगर यहाँ 40 है तो R ज्यादा होगा, तो 40 और 80 में इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना पावर कंजम्पशन भी ज्यादा। अगर पावर इज I²R,
पावर इज, तो इसको पूरा करंट भी मिल रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो पावर कंजम्पशन इसका ज्यादा होना ही चाहिए। तो समझ में आ रहा है? ये तो सिर्फ जस्ट अभी एक ओवरव्यू दिया है, अभी क्वेश्चन करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पावर बल्ब इन सीरीज एंड बल्ब इन पैरेलल। ठीक है। आई थिंक लास्ट टाइम आपने नहीं लिखा था, लिख के रख लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे। संडे के टेस्ट में नहीं, बता दे रहा हूँ, ये संडे के टेस्ट में आपको आएगा टिल मंडे को केवीएल केसीएल आएगा और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आएगा। ये सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तक ही मेरा डे कोर्स में लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया था। पावर नहीं आएगा, पावर के पहले का सब है। एडवांस टेस्ट है ना आपका। 3-4 चीज पे फोकस करना एडवांस के टेस्ट पे। मैं सिर्फ अभी के लिए नहीं बता रहा, इन जनरल फ्यूचर के एडवांस पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो वो लोग सर्किट के साथ खेलते हैं, तो सर्किट में बहुत स्ट्रॉन्ग आपका वो होल्ड होना चाहिए। तो पहला सर्किट होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास, आपको याद होगा हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करे थे जिसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टर देंगे और उसका आपको रेडिएशन फाइंड करना होगा। वैसे क्वेश्चंस भी उनके फेवरेट है, तो वो सेकंड है। तीसरा होता है करंट डेंसिटी, J = J0 ब्रैकेट में 1 - R/R, वहां से हम करंट निकालते हैं, याद है? तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस। चौथा, अभी जो भी सर्किट करें, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हुआ या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, उसमें थोड़ा सा मतलब आपको पता है सारे सिमेट्री या असिमेट्रिक हुआ, वेक्सटर्न हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, वो टाइप के क्वेश्चंस। ये 4-5 चीजें बताई, उस पे थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें। हो गया सबका लिख के? मान्या, आर्य, अर्जुन, आशी, आयुषी, भव्य, चैतन्य, दीप, धैर्य,
Dwayne, present. A, present. Hriday, Present. Jeet, Present. Kalp, Kalpak, Kartikeya, Ashri, Kavya, Kunal, Lishan, Present. Manav, present. Me, Present. Moksha, Mukta, Neil, present. Nilay, present. Parth, present. Pawan Kumar, Present. Prajwal, Present. Pranav, Present. Ratnam, Rajan, present. Rishi, Riya, Rohan, Saksham, Samar, Shaurya, Shubham, Smayan, Soham, Soumya, Tanvi, Vedant, Vibhuti, Yaksh. Even people can understand. सीरीज में वो फॉर्मूला पहले से ठीक है चलो लिखो क्वेश्चन टू बल्ब्स ऑफ स्पेसिफिकेशन 25 watt, 100 volt, 100 watt, 100 volt. Are connected in series to a 100 volt bulb. Are connected in series to a 100 volt bulb, 100 volt battery. 100 volt battery. Find resistance of each bulb. Find resistance of each bulb, comma, power consumed by each bulb, comma, which bulb will have more brightness, which bulb will have more brightness, and if 100 volt battery is replaced by, and if 100 volt battery is replaced by 300 volt battery, which bulb will get fused? Which bulb will get fused? Third one.
I think ये बल्ब 1 है, B1, हाँ और बल्ब 2 कौन सा है? फर्स्ट R1 फाइंड करेंगे, 100 into 100 by 20. So I think answer 400 by 100. ठीक है, करंट फाइंड कर लो। ठीक है, तो करंट फाइंड करेंगे तो 100, तो 1/5 है, राइट? मुझे इसका पावर कंज्यूम चाहिए, सो P1 I square R 1/25 into 4. चेक करो कितना आ रहा है। So power consumed by the bulb 1 should be 16 watt. P2 1/25 into 4. So I think it should be 4 watt. आपका ये आया क्या? ये 16 आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए? 4, और क्योंकि ये 16 वॉट ले रहा है और ये सिर्फ 4 वॉट ले रहा है, तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा। बाकी पहले के 3 के सबके आंसर आ रहे हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। सबको समझा है? तो ऑलवेज फर्स्ट R1 R2 फाइंड करो, करंट फाइंड करो, पावर कंजम्पशन फाइंड करो। ओके, नेक्स्ट है 100 वोल्ट के बदले 300 वोल्ट लगा है ना? तो अगर 300 वोल्ट लगा है तो तरीके तो बहुत सारे हैं। एक तरीका है तुम दोनों का वोल्टेज फाइंड करो और कंपेयर करो, सोर्स के ऊपर जो भी होगा वो फ्यूज होगा। दैट्स द सिंपलेस्ट तरीका। ओके, वो फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो वोल्टेज डिवाइडर लगा, वो याद नहीं आता तो पहले करंट फाइंड करो। सो न्यू करंट जो होगा, नहीं दोनों का सेम ही होगा, वो होगा 300/500. So I think it should be 3/5 here. अब इसका नया वोल्टेज फाइंड करो। So I think it should be 3/5 into 4. अगर इसको कट करोगे तो 240 वोल्ट आएगा, है ना? मतलब 240 वोल्ट ये इसको मिल रहा है। इसको अगर 240 मिल रहा है तो इसको 60 मिल रहा है। ये 60 100 से कम है, तो ये तो फ्यूज नहीं होगा, पहला वाला फ्यूज। So answer is 25 watt bulb will get fused. हाँ, ये समझा? काफी आसान क्वेश्चन होता है और मतलब दिक्कत नहीं। ठीक है, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने। इज द क्वेश्चन क्लियर या पहले क्वेश्चन समझा दूं? 4 बल्ब है, A, B, C और D, हर एक के वॉट लिखे हुए बल्ब के, और यहाँ पे एक स्विच है। क्वेश्चन है कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब बिफोर एंड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। आपको मुझे आंसर क्या देना है मैं बता देता हूँ। पहले स्विच ओपन है, आप मुझे बताओगे A, B, C, D में से सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। तो आपको एक ऑर्डर देना है। फिर मैंने स्विच को क्लोज किया, उसके बाद वापस चारों का ऑर्डर देना। इज द क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, ट्राई करो।
बिफोर में एबीसीडी और आफ्टर में एबीसीडी। Okay. ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बल्ब को एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया सिंपल रेजिस्टेंस सर्किट में। मैंने वापस आपको बताया था, मैं बल्ब को बल्ब नहीं देखता, मैं हमेशा क्या देखता हूँ, उसको रेजिस्टेंस देखता हूँ। मुझे उतना समझ में आता है कि बल्ब में ये 40 या 80 है और पावर और रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन में चलते हैं, आया? तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो मैं पहले तो ना सर्किट में वो रेटेड पावर को ढूंढता हूँ जिसका पावर सबसे ज्यादा है और उसको रेफरेंस मानता हूँ और उसको आर ले लेता हूँ और बाकी सबको आर के मल्टीपल में लिखना चालू करता हूँ। तो समझा? तो 80 को मैंने क्या लिख दिया, आर, तो 40 ऑटोमेटिक 2R होगा। समझा? 40 ये 2R ही है, ये कितना है, आर, और अभी स्विच ओपन है। अभी स्विच कैसी है, ओपन। सबको समझाइए। नाउ अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपको क्या लग रहा है, B, A, C और B ये चार में से सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन किसमें होगा? परफेक्ट। क्या सबको समझा? क्यों? क्योंकि I जो है वो I ज्यादा है, पूरा का पूरा उसको मिलेगा और I2R होगा। ये समझा? तो मैं डेफिनेटली कि मेरा जो PA होगा वो ज्यादा होगा।
इसको भी पूरा आई मिलने वाला है। तो इसके बाद ये होगा, यहाँ पे स्प्लिट होगा, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से I जाएगा, है ना। पर तुम्हें ये पता है इसका रेजिस्टेंस कम है, जिसमें I1 ज्यादा होगा और जितना करंट ज्यादा वैसा। पर अब कंपेयर कैसे करोगे, क्योंकि अब रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। अच्छा मेथड समझा मैं क्या बता, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम बात करें तो B और C में से किसका पावर कंजम्पशन ज्यादा, विल इट बी मतलब 40 वॉट ऊपर वाले 80 वॉट वाले का होगा या इस वाले का, 80 वॉट ऊपर वाले का। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है जिसका पावर रेटिंग ज्यादा होता है ना। तो मतलब PA should be greater than क्या, PD should be greater than PB should be greater than CD। ये आपका होना चाहिए इसका। डाउट है इसमें या समझा, श्योर हो एकदम। दो तरीके हैं, एक तो है कि अगर बल्ब को देख रहे हो तो 80 और 40 में से जिसका वोट पावर रेटिंग ज्यादा उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, क्योंकि पैरेलल में, और पैरेलल में सेम पढ़ना है, अगर पैरेलल में ये ज्यादा होता है तो इसमें पावर कंजम्पशन होगा। दूसरा अगर तुम्हें फाइंड करना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि तुम ऐसा सोचो कि इन दोनों में वोल्टेज तो सेम ही होगा, है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। तो आप सोचो क्या होना चाहिए, आई होप तो इसमें V²R होगा, इसमें क्या होगा V²2R, तो इसका कम होना चाहिए, इसका कम, इसीलिए PA ग्रेटर देन PD ग्रेटर देन PB ग्रेटर देन, समझा। किसका, B और D का, D में पूरा का पूरा करंट आ रहा है आई, तो देखा देखिए बस उसके समझ गया। आगे जाऊं, इसके बाद जैसे स्विच क्लोज हुआ अब क्या होगा, तो यहाँ से तो करंट ऐसे जाएगा ना, तो ये रिडंडेंट बनेगा, ये रिडंडेंट, तो टेक्निकली उसमें तो कुछ नहीं होगा। तो बचा कौन सा, A और D, और तुम्हें पता है ये दोनों सीरीज में है, बाकी PA शुड बी ग्रेटर देन PD, बस इतना है। कोई डाउट है ये वाला, जैसे तूने स्विच को क्लोज किया तो करंट जब आएगा तो अब उसके पास तीन रास्ते, एक जीरो रेजिस्टेंस, एक R और एक 2R, तो पूरा करंट जीरो में से जाएगा, तो R और 2R में से जाएगा नहीं, तो सर्किट विल बिकम लाइक, तो मैंने सर्किट ऐसे बनाया, तो PA ग्रेटर देन PD। ओके ये क्लियर है। ओके नीचे एक नोट करके लिखना, बाकी है लिखना, देखो ओके इसके नीचे एक नोट लिखो, कई बार बल्ब के साथ ये लोग बॉयलर के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, हीटर के मतलब पानी को गर्म करने वाला जो रहता है ना, उसके क्वेश्चन देते हैं, तो उसके क्वेश्चन अगर आए तो कैसे सॉल्व करना है, राइट डाउन।
let two coils boil some amount of water. Let two coils boil some amount of water in time T1 and T2. T1 and T2 separately. T1 and T2 separately. Now these coils are connected in series. Now these coils are connected in series. And then parallel. And then parallel. Then time required to boil same water. Then time required to boil same water will be फिर ऐसे लिखना in series, in parallel, सीरीज में टाइम ऐड होगा और पैरेलल में टाइम T1 T2 by T1 plus T2. क्या लग रहा है H क्या होगा? वर्क डन या R की वैल्यू फाइंड और R की वैल्यू तो P ओवर okay, now write down maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem.
maximum power transfer here. Draw the diagram. हाँ, यहाँ पे हम assume करते हैं कि हम सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं दोनों, क्योंकि अगर वो चेंज होगा तो फिर फॉर्मूला में हमें नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसा तो मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट दे के रखा हुआ, समझा? तो आई एम अप्लाइंग द सेम हीट इन ऑल द हीट। तो फिर मैं फॉर्मूला भी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन? मुझे है ना RL जितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसकी पावर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट इट कैन कंज्यूम द मैक्सिमम पावर। वापस एक बार, RL कोई तो पावर कंज्यूम करेगा, यस। RL की वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा तो पावर कंजम्पशन चेंज होगा, सही है? तो आई वांट टू हैव और आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RL सच दैट RL कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर। मैंने RL के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोड रेजिस्टेंस। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं हम उसको इलेक्ट्रिकल में लोड बोलते हैं, बिकॉज इट कंज्यूम्स सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस और नो? तो वो लोड लेता है और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ऐसे सेट करनी है हमें सो दैट इस पे मैक्सिमम पावर आए। So I want to find or I want to derive that particular condition. देखो, I can directly give you the answer और I think answer पता है, but है ना, that RL की वैल्यू R होनी चाहिए, क्योंकि मैंने लिखवाया था। पर अब हम ये समझते हैं कि वो I कैसे, मतलब R इक्वल टू RS ही क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी, इसमें वेरिएबल क्या है? RL। इसमें वेरिएबल क्या है? RL। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं इस सर्किट में करंट फाइंड करूंगा। तो सर्किट का करंट होना चाहिए सर E अपॉन RL प्लस R, यस और नो? फिर अगर कोई आपको पूछे बताओ कि व्हाट इज द पावर कंजम्पशन बाय RL, तो क्या वैल्यू करोगे? पावर कंजम्पशन बाय RL होना चाहिए I स्क्वायर RL। इसमें मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाना चाहिए सर? E स्क्वायर अपॉन क्या? RL प्लस R द होल स्क्वायर इनटू RL। अब ये P यहाँ पे RL के फंक्शन में आया ना? और तुम्हें पता है कि कोई भी फंक्शन में अगर आया है और उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा? सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट द पावर विथ रिस्पेक्ट टू RL, बिकॉज RL वेरिएबल है। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे u बाय v लगेगा। सो u बाय v के हिसाब से आएगा RL प्लस R द होल स्क्वायर ब्रैकेट में, अच्छा स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा RL प्लस R द होल स्क्वायर इनटू RL का डेरिवेटिव 1 माइनस RL इनटू 2 टाइम्स RL प्लस R। डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं है ना, चलेगा ना, ये सही है। इस चीज को इक्वल टू क्या करना चाहिए? 0, सही है ना? इस चीज को इक्वल टू क्या करना चाहिए? 0। ये टर्म 0 में जाएगा, ई स्क्वायर का टर्म 0 में जाएगा, तो आई थिंक आपके पास आएगा RL प्लस R का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2RL ब्रैकेट में RL प्लस R। एक कट होगा, सो RL प्लस R इज इक्वल टू 2RL हुआ। सो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? RL, और बेसिकली RL शुड बी इक्वल टू R एंड प्रूफ।
सो RL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? स्मॉल r, तो ही आपका क्या होगा? मैक्सिमम पावर कंज्यूम। ये समझा? रुको, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन की कंडीशन मिली, पर मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना है वो चाहिए, तो कैसे फाइंड करो? सो मुझे P मैक्स चाहिए, है ना? तो कॉमन सेंस है कि मुझे इस फॉर्मूला में RL के पहले स्मॉल r डालना चाहिए। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट तो क्या हो जाएगा? E स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इनटू r। यस और तो आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू क्या? E स्क्वायर बाय 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर P। ओके, तो आई थिंक काफी इजी है, श्योर एकदम ना। मेंस में तो ये बेचारे इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये काफी हो गया, ऑलरेडी काफी अच्छा कर सकते हैं। एडवांस में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और एडवांस में पेपर सेट करने वाले लोग कौन होते हैं? जो IITians हैं, और लोग किसको पढ़ाते हैं? बीटेक वालों को। तो वो एक्चुअली में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए सर्किट देते हैं, और जब सर्किट देंगे तो सर्किट का इशू ये है, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है एक EMF है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। अब सर्किट होगी तो ऐसे कुछ, एक बैटरी दिया, एक रेजिस्टेंस दिया, अगेन एक रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे सेल दिया, इसको बनाया RL, इसमें सारे वैल्यू दी गई है, और अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ RL so that the maximum power gets consumed. Second, also find what? Maximum power consumed. अब इसको सॉल्व करना is not easy. इसको सॉल्व करना is very difficult, क्योंकि इसको आपके पास जो नॉलेज है उससे सॉल्व नहीं हो सकता। For this you require a theorem called as Thevenin's theorem. क्या बोलते हैं उसको हम? Thevenin's theorem. और ये थियरम सीखना पड़ेगा फॉर एडवांस, मेन के लिए जरूरत है, फॉर एडवांस के लिए सीखना पड़ेगा। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़े लेंथी चीजें हैं, बट आई थिंक दिस ये क्वेश्चन अगर आया तो उसके लिए अलग से मेथड में फॉलो करनी है और इसका आंसर, ठीक है। बाय द वे, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें पावर वर्सेस लोड रेजिस्टेंस का, देन द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, P वर्सेस कौन सा? RL, so it will be like this। और ये जो वैल्यू होगी वो तुम्हारा होगा RL इज इक्वल टू क्या? R, और इस पॉइंट पे आपका P जो होगा वो क्या होगा बेटा? P। ठीक है, चलो लिख लो, ये दिस इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। पहले बच्चे के बाद क्लास होगा पीढ़ी का
मॉडल है पेज नंबर 70 क्वेश्चन 15 नहीं है तो दूसरे
आया हो गया हुआ एडवांस का क्वेश्चन टू ट्राई डिवाइड सेकंड क्वेश्चन उसके बाद ये बार बार आता है एडवांस का डिवाइड ये हुआ क्या ये भी था पीछे चेक किया हां ये 2022 was the last year जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया एडवांस फिर नहीं है 23 में भी नहीं है 24 में भी नहीं है कोई नहीं अभी 25 में एक्सपेक्टेड अगर आएगा तो ये एक्चुअली मैं सच बताऊं ना तो कैपेसिटर मैं तो उसको बोलना चाहता तो बोल सकता बट कोई कोई लोग इसको कैपेसिटर के साथ लिखते हैं वो ट्रांजिएंट है ना अच्छा क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ इन सर्किट 1 and 2 R1 is 1 R2 is 2 R3 is 3 P1 and P2 are the power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when the switch S1 and S2 are in open condition respectively Q1 and Q2 are the power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when the switch S1 and S2 are in closed condition respectively. Which of the following statement is or are correct? When a voltage source of 6 volt is connected across A and B in both the circuits, P1 is less than P2. Okay. So पहले ना दोनों सर्किट के स्विच को ओपन रख अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूं तो R2 और R3 सीरीज में है उसके साथ R1/2 पैरेलल में होगा और उसके साथ R1 सीरीज में आ जाएगा तो मेरे पास एक R इक्विवेलेंट मिलेगा और मैंने 6 वोल्ट का बैटरी लगाया है तो P1 हो जाना चाहिए 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय दैट वैल्यू तो वो P1 होगा आएगा P2 फाइंड करने के लिए R1 R2 और R3 तीनों किस में है पैरेलल में है और उसको अगर हम फाइंड करेंगे तो उसका एक R मिलेगा अगेन मैं 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय दैट वैल्यू करूंगा तो मुझे P2 मिलेगा बस उसको P1 और P2 को कंपेयर करेंगे तो ये मिल जाएगा वैसे B में जाएंगे मैंने कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पीयर कनेक्टेड अक्रॉस A and B बोथ द सर्किट P1 इज ग्रेटर देन P2 अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट करंट सोर्स What is the meaning of constant current source? आगे वापस मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ देखो ये लोग जब पेपर बनाते हैं ना तो ये नहीं सोचते कि बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा
हम लोग हमेशा हमारे सिलेबस के हिसाब से वोल्टेज सोर्स से पढ़ते हैं, है ना? डिग्री में हम पढ़ते हैं करंट सोर्स करके कुछ एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट इज द करंट सोर्स? द सिंबल ऑफ करंट सोर्स इज दिस, इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट करंट इन द ब्रांच। अगर जहां पे भी आपने लगा दिया ना, पोस्ट ब्रांच पे उतना करंट मेंटेन करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे वोल्टेज का काम क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का काम, अगर 10 वोल्ट लिखा मतलब उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस को कितना मेंटेन करेगा, 10 वोल्ट। अगेन कुछ भी हो जाए, करंट कितना भी फ्लो करे उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे करंट सोर्स कर रहा है मतलब वो कितना करंट मेंटेन करेगा, 2। तो अगर पहली सर्किट में मैंने 2 एम्पियर लगा दिया तो कितना सप्लाई है, 2 एम्पियर ही सप्लाई। तो वापस से आई स्क्वायर आर लगाएंगे, दूसरे केस में वापस आई स्क्वायर और कंपेयर करेंगे। सबको समझा? तीसरा, मेरा वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A and B in circuit 1, Q1 is greater than P1। आई थिंक Q1 का मतलब क्या, स्विच को क्या किया होगा, क्लोज। जब स्विच को क्लोज करेंगे तो R1 चला जाएगा साइड में, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मैंने की को क्लोज कर दिया, तो ये रिडंडेंट है। ये रिडंडेंट बना तो हमारे पास 2 सर्किट सीरीज में है, R2 और R3, और इसके पहले में क्या है, R1/2। तो उससे एक पावर आएगा, मुझे चेक करना है क्या वो पावर T1 से ज्यादा है नहीं, और आई थिंक आंसर आ रहा है, आ रहा है ना, तो है। और D वाला है, D वाला बोल रहे हैं नहीं है, मतलब सॉल्व कर दो, ठीक है। थोड़े से बच्चे मैसेज किया था कि सर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो मॉड्यूल में मैंने लिखा हुआ है, जेईई मेंस के 1 से 68 क्वेश्चन लगा सकते हो, एडवांस में सिंगल करेक्ट ये लगा सकते हो, एडवांस में मल्टी करेक्ट ये लगा सकते हो। और एक क्वेश्चन के लिए मैंने लिखा है आपको गूगल या तो एनसीईआरटी थोड़ा रेफर करना पड़ेगा तो मिलेगा। आंसर एनसीईआरटी में है, पर मुझे पता है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन भी दे दिया, गूगल कर। PYQ एक्चुअली में मतलब मार्किंग ऐसी है कि चाहिए तो दे सकता हूँ, बट इनसे नहीं ये करोगे तो आई थिंक सब टाइम बहुत अच्छा, ठीक है। करंट के क्वेश्चन बनेंगे मंडे टेस्ट में, अगर अच्छे से पढ़ के आओगे, पर प्रोवाइडेड मैंने बोला वैसे सर्किट सॉल्विंग इंप्रूव करो, केवीएल कैसे लगाना, ठीक है।